Hello everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I'm here with the next part of art and culture. So आज हम गुप्त आर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो जो गुप्त पीरियड रहा था वो काफ़ी अच्छा पीरियड रहा था इंडिया का, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। सो इमर्जेंस ऑफ द गुप्ता एम्पायर और गुप्त एम्पायर इन द 4th century AD is often hailed as or often known as the golden period of Indian architecture. So this is the main point which you have to remember, that which empire or the period of which empire is known as the golden period of Indian architecture. So it was the गुप्त एम्पायर इन द 4th century AD। तो 4th century AD में गुप्त एम्पायर आया था और इसका जो इमर्जेंस है, जो जब ये मतलब इसका जो आना है, उसे जो हमारी इंडियन हिस्ट्री में है, इंडियन आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसे हम हिंदी में स्वर्ण काल भी बोलते हैं। While the earlier Gupta rulers they were Buddhist and continued the traditions of Buddhist architecture, the temple architecture came to the forefront under the patronage of the Hindu rulers of the later Gupta phase। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गुप्त फेज को या गुप्त एम्पायर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्लियर गुप्त फेज एंड लेटर गुप्त फेज। तो जो अर्लियर गुप्त फेज है वहाँ उसमें बुद्धिस्ट कल्चर वॉज मोर प्रोमिनेंट, तो बुद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो उसमें वही स्तूपास और ये सब विहारास चैत्यास इन सब का ज़्यादा था। बट जो लेटर गुप्त फेज आया उसमें हिंदुइज्म आ गया था। सो दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द हिंदू रूलर्स। जो पैटर्नेज था उसके अंडर डेवलप हुआ था लेटर गुप्त फेज, इसलिए टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो उस समय काम में आया था, क्योंकि हिंदुइज्म में तो टेम्पल को काफ़ी माना जाता है। देन द टेम्पल आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर ही नहीं, ऑल्सो द बुद्धिस्ट एज वेल एज द जैन आर्किटेक्चर, दे बोथ रीच ऑल द थ्री दे रीच देयर पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इन तीनों चीज़ों में। So during the later Gupta period or later Gupta phase, there were three principal deities were worshipped. So Vishnu was worshipped in northern and central part of India. Shiv or Shiv Bhagwan is worshipped in the southern part, while Shakti, who is also known as Ma Durga, she was worshipped in the eastern part as well as in the Malabar coast near Kerala and the southwest part of the India. तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। जो विष्णु जी हैं उन्हें नदर्न और सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा जो है वर्शिप किया जाता था, शिव जी को सदर्न में, और शक्ति जो थी उन्हें ईस्टर्न पार्ट में एज वेल एज मालाबार कोस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट, इन तीनों जगह पे उन्हें ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, बट इनका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो लेटर गुप्त फेज में जो रूलर्स आए थे उनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक थी, कि उन लोगों ने ये नहीं कि वो टेम्पल आर्किटेक्चर को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदुइज्म की तरफ उनका ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ये मतलब नहीं है कि जो लोग बुद्धिस्ट कल्चर या जैन कल्चर फॉलो करना चाहते हैं वो उनको वो नहीं करने देंगे। दे वर वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स दी अदर रिलीजन्स ऑल्सो। तो ये नहीं कि आप हाँ अगर आप उस फेज़ में होते या उस फेज़ में आप थे अगर, तो आपको बुद्धिस्ट कल्चर नहीं फॉलो करने दिया जाए। तो जो आपकी मर्जी हो, आप चाहते हैं हिंदुइज्म फॉलो करना, यू कैन फॉलो हिंदुइज्म, यू कैन फॉलो बुद्धिज्म, यू कैन फॉलो जैनिज्म। इट्स नॉट एट ऑल वर्दी डिस्कसिंग। ठीक है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं था कि हाँ ये नहीं करना है ये नहीं करना है। उनमें एक बहुत ही अच्छी टॉलरेंस पावर थी कि हाँ सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। देन फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर में मेन चीज़ आती है केव्स। ठीक है, हम 5-6 केव्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द केव्स रिमेन्ड कांस्टेंट। तो जो केव्स का डेवलपमेंट है वो पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न आर्किटेक्चर में जितना था उतना ही रहा, ना बढ़ा ना कम हुआ। इट रिमेन्ड कांस्टेंट। However, the use of mural paintings on the walls of the caves become an added feature। लेकिन इसमें एक added feature क्या हो गया, जो mural paintings है वो आने लग गई। caves की जो walls थी उस पर mural paintings जो है वो दिखने लगी थी। caves तो पहले भी थी बट उनमें paintings नहीं थी, mural paintings, अब उनमें वो भी दिखने लगी थी। तो first we will talk about the most important cave, that is Ajanta cave। So in the previous lecture also I have told you that it is not a single cave, it is a series of rock cut caves and it is located near औरंगाबाद in महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद, वहाँ पे ये situated है। and it is a series of, or it is a group of 29 caves of which 25 are viharas। so viharas are where the Buddhist monks reside। okay, it was the residential areas or the residential complexes of the Buddhist, while the 4 caves were used as chaitya। chaitya are prayer halls, I have told you in the previous lecture only। तो इसमें से जो 25 थी वो तो विहारास थे जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, और 4 जो थे वो चैत्यास थे, यानी कि जहाँ पे वो लोग प्रेयर करते थे। तो 29 केव्स थी
Then these caves, they were developed in the period between 200 BC. So you have to remember this thing, 200 BC to 650 AD. तो इनका जो डेवलपमेंट पीरियड था वो 200 BC से 650 AD तक का था. ठीक है. अब the Ajanta caves, they were inscribed by the Buddhist monks under the patronage of the Vakataka kings. And in the Vakataka kings, the prominent one was हरी सेन. तो हरी सेन एक वकाटका किंग थे, उनके अंडर में जो केव्स आई थी उन्हें इंस्क्राइब किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने. काफ़ी उनके अंडर काफ़ी फ्लरिश हुई थी. देन द फिगर इन दीज केव्स वर डन यूजिंग द फ्रेस्को पेंटिंग. तो फ्रेस्को पेंटिंग के थ्रू जो है केव्स में फिगर्स बनाए जाते थे. ये जो फिगर्स बनी है, इट इज़ अ फ्रेस्को पेंटिंग. फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है मैं आपको बताऊंगी अभी. पहले हम केव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे. तो जो कलर्स हैं, अब हमारे आज अगर आपको कोई पेंटिंग करनी है तो आप बाजार जाएंगे एंड यू विल आस्क फॉर द कलर्स. हाँ भैया हमें ये कलर दे दो. बट उस समय तो कलर्स नहीं मिलते थे ना कमर्शियली मार्केट में. तो हाउ दे मेड दीज पेंटिंग्स इज दे यूज द कलर्स फ्रॉम द वेजिटेशंस एंड मिनरल्स. ठीक है. जैसे किसी फ्लावर को तोड़ लिया, उससे रेड कलर बना लिया, येलो कलर का फ्लावर है तो उससे येलो कलर बना लिया. तो इस टाइप की वेजिटेशन से वो लोग कलर्स बनाते थे. Then the most interesting feature of these paintings is that there was absence of blue color. There is no blue color in any of these paintings. क्योंकि blue color जो है उसे हम भाई RGB, they are the primary colors, red, green, blue. तो red था, green था, but there was no blue because blue is a primary color, but there was no blue color in these paintings. So what they do is that the outlines of the paintings, they were done in the red color. एंड देन द इनसाइड वॉज पेंटेड. तो आउटलाइन बनाते थे पहले पेंटिंग्स की रेड कलर में, और उसके बाद जो उन्हें अंदर बनाना होता था उसे वो बनाते थे. केव नंबर 16 इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट स्पेसिमेन ऑफ द केव आर्किटेक्चर. सो आउट ऑफ 29 केव्स, देन केव नंबर 16 जो है वो उसमें बहुत ही बढ़िया जो है स्पेसिमेन बना रखे हैं केव आर्किटेक्चर के. इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल केव ऑफ ऑल द अजंता केव्स. Then the paintings, they were generally themed around Buddhism. क्योंकि अजंता केव्स जो है वो जो पहले वाला जो अर्लियर गुप्त फेज था उसमें डेवलप हुई थी. सो दे वर मोस्टली जो पेंटिंग्स थी दे वर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म एंड द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड मैंने आपको बताई थी. ठीक है. जो जातक टेल्स वगैरह थी उसके अराउंड जो है ये रिवॉल्व करती थी, सारी थीम थी जो पेंटिंग्स की. देन ऑफ द 29 केव्स, अब 29 केव्स से देखा जाए तो 5 केव्स जो थी दे बिलोंग टू द हिनयान पीरियड. सो दे बिलोंग टू हिनयान और महायान पीरियड थे. वो मैं आपको बाद में कभी पढ़ाऊंगी जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी. ठीक है. अभी बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 5 केव्स दे बिलोंग टू द हिनयान फेज वाइल द रिमेनिंग 24 बिलोंग टू द महायान फेज. देन जो कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स आए थे इंडिया, फाइन और वेन सांग, उनके जो रिकॉर्ड है ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, उसमें भी अजंता केव्स का डिस्क्रिप्शन है. सो अजंता केव्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन देयर रिकॉर्ड्स, चाइनीज ट्रैवलर्स रिकॉर्ड्स. अब हम पढ़ेंगे क्या फ्रेस्को पेंटिंग्स के बारे में कि फ्रेस्को पेंटिंग्स आखिर होती क्या है. तो फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो फ्रेस्को मेथड से करी जाती थी, इसलिए उन्हें फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप टेक्निक. सो द फर्स्ट स्टेप वॉज अ मिक्सचर वॉज मेड आउट ऑफ क्ले प्लस काउ डंग प्लस दी राइस हस्क. तो क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी जो होती है, काउ डंग गाय का गोबर, और राइस हस्क. राइस हस्क क्या होता है, जब हम जो हमारे पास तो राइस जो है वो प्रोसेस होके आता है, चावल. जब चावल को जो हमारी खेत से निकालते हैं तो उसके साथ जो उसका जो कवरिंग होती है उसे राइस हस्क बोलते हैं. ठीक है. जिसमें वो कवर्ड रहता है. तो इन तीनों को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता था एंड दैट मिक्सचर इट वॉज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक ऑन विच वी हैव टू डू द पेंटिंग. जिसमें पेंटिंग करी जानी है उस पर पूरा इसका लेयर लगा दिया जाता था इस तीनों चीज़ों को मिक्स करके. देन अ कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर वॉज अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ इट. देन अ नेक्स्ट कोटिंग वॉज डन ऑफ लाइम प्लास्टर. लाइम प्लास्टर की एक कोटिंग करी जाती थी. और उसके बाद क्या होता था, कलर्स एंड पिगमेंट्स दे वर देन अप्लाइड ऑन द मॉइस्ट सरफेस ओनली. सो व्हेन द लाइम प्लास्टर वॉज मॉइस्ट देन ओनली द पेंटिंग वॉज डन. तो जब ये मॉइस्ट रहता था, गीला रहता था, जब ही इस पे पेंटिंग कर दी जाती थी. तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेस्को पेंटिंग का कि इसको सुखा के नहीं किया जाता था. जब लाइम प्लास्टर गीला होता था उसके ऊपर ही पेंटिंग कर दी जाती थी. सो दिस अलाउड द पिगमेंट्स टू सीप इन एंड क्रिएट द लॉन्ग लास्टिंग इमेज ऑन द रॉक सरफेस. तो इसका फायदा क्या होता था, बिकॉज इट वॉज मॉइस्ट, सो द कलर यू पोर ऑन द सरफेस दे विल सीप डाउन. ओके. तो सीप कर जाते थे उसमें, कैपिलरी एक्शन के थ्रू सीप कर जाते थे, और जो इमेज बनती थी
वो लॉन्ग लास्टिंग बनती थी, इसीलिए ये आज तक ये इमेजेस जो हैं ये प्रिजर्व्ड हैं। तो ऐसी इमेजेस का नाम है, एग्जाम्पल लिख लो, डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा। So the picture which you are seeing on your laptop or your mobile on your screen, it is of dying princess. Okay, so ये ध्यान रखनी है, it is a 3-step technique. First, the layer of clay plus cow dung plus rice husk was applied, then lime plaster, and when it was moist only, then the painting is done. Let's move to the next cave, that is Ellora caves. So the Ellora caves, they are also located near Aurangabad in Maharashtra. So both of the caves, they are located at the same place, that is Aurangabad. The location same है, but it is a group of 32 caves. Ajanta caves was a group of 29 and it is a group of 32 caves. And one more characteristic feature is that 29 caves, they all were having the Buddhist theme, but in Ellora caves it was not like that. So 16 were Brahmanical, 12 were Buddhist and only 4 were Jain. तो तीनों कल्चर को ध्यान में रख के बनाई गई थी ये केव्स में पेंटिंग्स जो हैं। तो 16 जो ब्रह्मैनिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं और 4 जैन हैं। और ये डेवलप भी बाद में हुई है अजंता केव से, इसलिए लेटर फेज में आती है। तो डेवलप्ड बिटवीन दी 5th एंड 11th सेंचुरी एडी। वो तो हमारी 5 BC से एडी तक चली थी, ठीक है, BC में स्टार्ट हो गई थी, इसलिए उसमें स्टार्टिंग था, इसलिए बुद्धिस्ट फेज ही था उसमें, जबकि इसमें बुद्धिस्ट, जैन एज वेल एज हिंदुइज्म यानी कि ब्रह्मैनिकल फेज तीनों थे, ठीक है। देन अब इसमें क्या है, एक चीज़ और थी इम्पॉर्टेंट, जो केव बनाई थी एलोरा केव्स, उसमें जो गिल्ड्स मतलब जो कारीगर आए थे, दे वर फ्रॉम विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु, अलग अलग जगह से आए थे, साउथ से भी आए थे, वेस्ट से। तो इसीलिए इस केव में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत है। जो थीम के नेचर में अगर हम डाइवर्सिटी देखें तो अलग अलग थीम है, क्योंकि हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, तो इसलिए अलग अलग थीम्स पे इन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हैं। इससे जो एलोरा केव्स है उसमें डाइवर्सिटी काफ़ी है पेंटिंग्स की, ठीक है। देन वन ऑफ द प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन दिस केव एंड द अजंता केव्स इज द स्लोप ऑफ द माउंटेन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम बोल सकते हैं इस केव में और अजंता केव्स में, यह है कि स्लोप ऑफ माउंटेन दोनों में अलग अलग है। कैसे? जो अजंता केव्स हैं वो एक स्टिफ स्लोप पे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल स्लांटिंग स्लोप नहीं है, एक स्टिफ स्लोप है जो धीरे धीरे स्लोप में आता है, जबकि जो एलोरा है वो एक स्लांट स्लोप पे है माउंटेन की। और ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि जो एलोरा केव्स हैं उसमें कोर्टयार्ड प्रेजेंट है, जबकि अजंता केव्स में कोर्टयार्ड एब्सेंट है। तो कोर्टयार्ड जब ही होंगे जब एक स्लोप आपका जो है स्लांट होगा, ठीक है। सो देयर वाज प्रेजेंस ऑफ कोर्टयार्ड व्हिच सेज दैट दे वर मेड अप on the slant slope of the mountain while the Ajanta caves are made on the stiff slope. Okay, अब कुछ prominent caves हैं एलोरा की जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ। So cave number 10, it is a Chaitya cave, means prayer hall. So it is a Chaitya cave and it is dedicated to विश्वकर्मा। एक भगवान होते हैं विश्वकर्मा, उनको डेडिकेटेड है ये cave number 10. Then cave number 14, it is themed रावण की खाई, इसका थीम ही यही है, रावण की खाई। देन 15th इज दशावतार केव एंड नंबर 16 इज कैलाश टेम्पल। ओके, सो दिस कैलाश टेम्पल इट वाज डेवलप्ड अंडर द पैटर्नेज ऑफ अ राष्ट्रकूटा किंग एंड इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ मोनोलिथ एंड इट हैज अ कोर्टयार्ड ऑल्सो। तो जो कैलाश टेम्पल है ये राष्ट्रकूटा किंग ने बनवाया था और ये एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बनाया गया, पूरी केव बनाई गई है, मतलब ये पूरा मंदिर बनाया गया है। कैलाश टेम्पल जो बोलते हैं केव नंबर 16 को, ये एक ही पत्थर से बनाई गई है। और दूसरी बात कि इसमें एक कोर्टयार्ड भी है, ठीक है। देन 2 फेमस जैन केव्स, देयर आर 4 जैन केव्स आउट ऑफ विच 2 आर फेमस एंड दे आर नोन एज इंद्र सभा एंड सेकेंड वन इज जगन्नाथ सभा, ठीक है। तो इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। सो 2 फेमस जैन केव्स आर प्रेजेंट इन दी एलोरा केव्स and are known as Indra Sabha and Jagannath Sabha. Now the third number is of Bagh caves. So it is not present in Maharashtra, it is present in Madhya Pradesh near the bank of the on the banks of the Bagh river. तो Bagh river करके एक नदी है वहाँ पे, उसके बैंक्स पे प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका आर्किटेक्चरल अगर देखा जाए आर्किटेक्चर, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दी अजंता केव्स, ठीक है। बट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ओनली 9 बुद्धिस्ट केव्स एंड बुद्धिस्ट केव्स ओनली, नॉट एनी अदर theme is present, that is Jain or Hinduism or Brahmanical. Only Buddhist caves are present and they are developed around 6th century AD. तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो सिमिलर है, मोस्ट ऑफ दी इट इज सिमिलर टू दी अजंता केव से बहुत मैच करता है। और ये 6th century AD में डेवलप हुई है और इसमें ग्रुप ऑफ 9 केव्स है, जिसमें से 9 की 9 जो है ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। देन द जूनागढ़ केव, दे आर लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है।
और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 30 to 50 feet हाई सिटाडेल, and this high citadel it is known as upper court, and it was present in front of the prayer hall. So it is the most important feature of these caves कि इसमें एक citadel होता था जो कि 30 से 50 फुट ऊंचा होता था और उसको बोलते थे ऊपर कोट, और ये प्रेयर हॉल के बिल्कुल सामने हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। Then next cave is Nasik caves. So Nasik caves, it is a group of 23 Buddhist cave only. So it is also Buddhist cave but number is 23. It is also known as Pandavleni. इसका दूसरा नाम जो है वो पांडवलेनी है और 23 Buddhist caves आती हैं इसके अंदर, and it was developed during the 1st century AD and belongs to the Hinian period. So just because it belongs to the Hinian period, therefore it has no images of Buddha. तो कोई इमेजेस नहीं है इसमें बुद्धा की क्योंकि ये हिनियान पीरियड को बिलोंग करता है। इंस्टेड हिज प्रेजेंस इज इंडिकेटेड थ्रू द यूज ऑफ मोटिव्स एंड सिंबल्स लाइक थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। उनकी प्रेजेंस बताई गई है क्योंकि बुद्धिस्ट केव्स हैं तो उनकी प्रेजेंस बताना ज़रूरी है, बट इसमें इमेजेस नहीं है बुद्धा की। उनकी प्रेजेंस उनके सिंहासन से, उनके फुटप्रिंट से और भी जो उनसे रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं उनसे इनकी प्रेजेंस बताई गई है इसमें। ठीक है, and come the last cave, that is Mandapeshwar caves. So Mandapeshwar cave, it is also known as Montpellier caves. It developed during the 8th century AD as a Brahmanical cave. So it was a Brahmanical cave, it was not Buddhist cave, it was a Brahmanical cave and it develops during the 8th century AD. But later on, it was converted into a Christian cave. Therefore its name also changed to Montpellier cave. तो ये क्रिश्चियन केव में कन्वर्ट कर दिया गया था। पहले जब स्टार्टिंग में बनाई थी 8th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई थी तब ये ब्रह्मैनिकल केव की तरह थी, मतलब हिंदुइज्म से रिलेटेड थी, बट बाद में इसको क्रिश्चियन केव में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका नाम भी चेंज हो गया मंडपेश्वर से मोंटपेरर। ठीक है, अब स्तूपास के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि दिस एज, गुप्त एज, इट सॉ डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा। तो स्तूपा क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ क्योंकि ब्रह्मैनिकल आ गया, जैन आ गया, तो वो एक तरह से सब में एक जैसा हो गया। बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो उसका ख़त्म हो गया, इसलिए जो स्तूपास हैं उनका डिक्लाइन होना चालू हुआ। हालांकि एक स्तूपा है जिसका मेंशन मैं यहाँ करना चाहूँगी जिसका नाम है दमेक स्तूपा, वो गुप्त एज के टाइम पे ही बना था एंड इट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर तो पढ़ लिया कैसा कैसा था, अब हम स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड दी सारनाथ। ठीक है, सारनाथ के अराउंड एक नया स्कूल जो है स्कल्पचर का वो डेवलप हुआ। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड मेटल। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड अबाउट 3 schools of architecture, Gandhara, Mathura and Amravati, in which the Gandhara and Mathura school uses bluish gray sandstone and this uses red sandstone, while this uses marbles. But in this Gupt age or this school, इसमें cream colored sandstone was used as well as the metal. तो cream colored sandstone use होता था और metal भी use होता था sculptures बनाने में. And the sculptures of this school, they were immaculately dressed and lacked any form of nakedness. तो इसमें जो है ड्रेसेस जो हैं, जो स्कल्पचर्स के अराउंड ड्रेसेस बनाई जाती थी, तेवर बहुत ही अच्छी ड्रेसेस बनाई जाती थी और नेकेडनेस जीरो थी। ठीक है, देयर वाज नो नेकेडनेस प्रेजेंट इन द स्कल्पचर्स विच वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्त एज और गुप्त पीरियड। देन अगेन द हैलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वाज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड। तो हैलो मैं बता चुकी हूँ, कोई भी भगवान होता है उसके अराउंड जो चक्र होता है उसे हैलो बोलते हैं। सो दैट हैलो वाज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, बहुत ही बारीकी से उसे डेकोरेट किया जाता था, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन होता था। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है सुल्तानगंज बुद्धा एंड इट इज़ 7.5 फीट हाई। तो इसका ये है हाइट, ये 7.5 फुट लंबा है एंड इट इज़ दी सुल्तानगंज बुद्धा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई गुप्त एज में, दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट, वो पढ़ेंगे। So the temple architecture with the development of a square sanctum and a pillared portico emerged during the Gupta period. So during the Gupta period there was development of temple architecture which has a square sanctum, एक square plan होता था इसका, और pillared portico, बहुत सारे pillars होते थे। तो इस टाइप के temples जो है इसमें develop हुए थे। There was a gradual progression from the flat roofed monolithic temples in the initial stages
to the sculptured शिखर in the later years. तो स्टार्टिंग में जब टेम्पल बनने स्टार्ट हुए तो वो एकदम स्क्वायर होते थे, उनकी रूफ जो है जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है फ्लैट रूफ होती थी और डेकोरेशन वगैरह बहुत कम होता था, मोनोलिथिक एक ही पत्थर से पूरा टेम्पल बना लिया जाता था. बट लेटर स्टेजेस में बहुत ही इलेबोरेटेड स्कल्पचर्ड शिखर बनने लगे, थोड़ा अलग अलग टाइप के, मतलब जो ऐसे ऊपर की तरफ दिखता है हमें उसे शिखर बोलते हैं. तो फ्लैट रूफ नहीं रही, थोड़ा एडवांस हो गई. अब इस प्रोग्रेशन को हम 5 स्टेजेस में देख सकते हैं. तो दिस प्रोग्रेशन इट कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू 5 stages. So let's start with the first stage. So in the first stage the features were that the temple was having the flat roof, like you can see in this picture also. The temple has the flat roof. Then they were square in shape. See, it is a square in shape. This equals to this. So they were square in shape. The portico was developed on shallow pillars. So the portico was developed on the shallow pillars. बहुत deep pillars नहीं होते थे, एकदम shallow pillars होते थे. And the entire structure it was built on a low platform. बहुत ऊंचाई पे आपको नहीं चढ़ना पड़ेगा अगर आपको इस मंदिर में जाना है तो. They were built on the low platforms. इसका एग्जाम्पल है टेम्पल नंबर 17 at Sanchi, and Sanchi is in Madhya Pradesh. So temple number 17 at Sanchi, it is the example of the first stage of the temple architecture developed during the Gupta period. Then the second stage, इसके जो सारे थे features, they were almost similar to the first stage, but it has some differences from that. The platforms were higher. See, the platform is higher than the first one. Then some stances of 2-storied temples are also found. कहीं कहीं जगह पे 2 मंजिला temples के भी हमें chances मिले हैं कहीं कहीं पे. Then another important addition was the covered ambulatory passageway around the sanctum sanctorum, or it is also known as the Garbhagriha. So what is Garbhagriha? Garbhagriha is the place where the main deity of the temple is placed. तो जहाँ पे मेन भगवान जो होते हैं किसी भी टेम्पल के, उन्हें जिस जगह पे रखा जाता है उसे गर्भगृह बोलते हैं. एंड द पीपल दे टेक राउंड्स अराउंड दैट प्लेस. तो वो एम्बुलेटरी पैसेज वे होता है. ठीक है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा या आप लोगों में से कई लोगों ने किया भी होगा. जो मेन भगवान होते हैं उनके अराउंड आप चक्कर लगाते हैं 2-3, तो उसे बोलते हैं गर्भगृह और सैंक्टम सेंक्टोरम. तो जो हम मेन डीटी प्लेस, सब भगवान प्लेस होंगे वो नहीं, जो मेन डीटी है उस टेम्पल की, जिसके नाम पे वो टेम्पल है या जिसकी वजह से वो टेम्पल है, उस मेन डीटी को जहाँ पे रखा जाता था उसे गर्भगृह बोलते थे. सो दैट द पैसेज वे of which the people take rounds, it was covered in this stage. तो वो covered रहता था, ढका हुआ था वो पैसेज वे, खुला नहीं था. ठीक है, और इस पैसेज वे को हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ. एग्जाम्पल है इसका पार्वती टेम्पल एट नचना कुठारा इन मध्य प्रदेश. ओके, सो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. नचना कुठारा के बारे में काफी बार आता है जो एक टेम्पल है मतलब. Then the third stage is, so in this third stage there was an important development, that is the emergence of शिखरास. So there were no flat roofs. फ्लैट रूफ जो है वो कम हो गई थी, अब शिखर आ गए थे. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज दे रिलेट टू द फ्लैट रूफ, while the third stage has the emergence of शिखरास और शिखर. However they were still quite low and almost square. हालांकि अभी स्टार्ट ही हुए थे थर्ड स्टेज में तो काफी छोटे थे, बहुत ज्यादा हाइट के नहीं थे शिखर, और जो थे स्ट्रेट ही बनते थे, स्क्वायर बनते थे शेप में. ठीक है ना, कोई ऐसी बाकी कोई नहीं, जैसे सपोज करो ये फ्लैट रूफ है, इसके ऊपर एक ऐसे शिखर बना दिया. ठीक है, तो वो भी स्क्वायर ही होता था, बहुत ज्यादा दूसरे जो है शेप्स में नहीं बनाया गया था. Then another important development was that the Panchayatan style of temple making was introduced in this stage. So what is Panchayatan style is, Panch is 5. So in this what happened is that there were 4 subsidiary shrines along with the temple of the प्रिंसिपल डीटी. तो प्रिंसिपल डीटी का एक टेम्पल तो होता ही था, उसके अलावा 4 और जो है सब्सिडियरी श्राइन्स भी होती थी इसमें, इसीलिए इसको पंचायतन स्टाइल बोलते हैं, बिकॉज देयर वर 5 डीटीज इन ऑल. तो मेन टेम्पल जो होता था उसमें तो वो मेन डीटी होती थी, उसके अलावा उसके आसपास जो है 4 श्राइन्स होती थी. अब इसका जो है होता क्या था, जो मेन टेम्पल होता था इट वॉज स्क्वायर इन शेप, बट it has an elongated mandap in front of it. So overall view if we see of this temple at this stage, in third stage, it is of rectangular. जो main temple होता था वो square ही होता था, but उसके आगे जो है elongated मंडप होता था. इस वजह से elongated मंडप की वजह से जो overall अगर हम shape देखते हैं उसकी, तो वो हमें rectangular दिखती. और जो 4 subsidiary shrines होती थी, they were also placed in this mandap only in a crucified manner. That is, they were placed
Suppose this is the main temple and this is the mandapa. So the main deity is placed here in the garbhagriha or sanctum sanctorum, while the other 4 deities, they were placed in a crucified manner. They were placed opposite to each other, like 1, 2, 3 and 4. So it is a crucified manner. तो जो मेन deity होती थी वो हम इस टेम्पल में रखते थे, जो मेन भगवान होते थे. बाकी जो 4 सब्सिडियरी श्राइन्स हैं उन्हें क्रॉस की शेप में रखा जाता था, एक दूसरे के ऑपोजिट, क्रूसिफाइड मैनर में, ठीक है, और वो मंडप में रखे जाते थे, मेन टेम्पल में नहीं. देन इसका एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल एट देवगढ़. दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट टेम्पल. एंड द नेक्स्ट वन इज दुर्गा टेम्पल एट एहोल, which is in Karnataka. Now the next stage is 4th one. So the temples of this stage they are almost similar to the other stages, except the main shrine is become more rectangular. So in the first stage they were square, in the second stage also they were square, in the third stage the main temple was square only, but the elongated mandap was present. So the main shrine was square, but in the 4th stage the main shrine becomes the rectangle. तो पहली वाली स्टेज में स्क्वायर थे, सेकेंड वाली में भी स्क्वायर थे, थर्ड वाली में मेन श्राइन तो स्क्वायर थी जहाँ मेन टेम्पल होता था, मेन डीटी रखते थे, बाकी इलोंगेटेड मंडप था. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर थी, बट मेन श्राइन तो स्क्वायर ही थी. बट 4th स्टेज में जो मेन श्राइन है वो भी रेक्टेंगुलर हो गई. एंड द एग्जाम्पल इज द तेर टेम्पल एट शोलापुर. सोलापुर भी बोलते हैं इसको. सो इट इज इन महाराष्ट्र. देन नेक्स्ट स्टेज इज 5th स्टेज. सो इन दिस स्टेज देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर टेम्पल्स. So in 1st, 2nd and 3rd square, in 5th, 4th rectangular and in 5th circular. तो सर्कुलर बिल्कुल गोल टेम्पल जो है वो बनने लग गए थे, हालांकि उनके शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस भी होते थे. जैसे सपोज करो ये ऊपर से आप देख रहे हो, ओवरव्यू ले रहे हो उसका, तो इट इज दी मेन श्राइन एंड देयर आर रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस इन ऑल द डायरेक्शन और इन 3 डायरेक्शन और इन 2 डायरेक्शन. सो देयर वर शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस इन अदर डायरेक्शंस. देन रेस्ट ऑफ द फीचर्स वही पहले वाले की तरह ही थे, बस ये है कि मेन श्राइन जो है वो सर्कुलर हो गई थी और उसके आसपास ऐसे रेक्टेंगुलर हम प्रोजेक्शन निकाल दिया करते थे. इसका एग्जांपल है मनियार मठ एट राजगीर. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट मनियार मठ. ओके गाइस, सो दिस वाज अबाउट द गुप्त आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. टेम्पल आर्किटेक्चर सिर्फ गुप्त एज में ही नहीं हुआ, और भी बहुत सारी स्टाइल्स आई थी. नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, विसारा स्टाइल, होयसाला, ऐसे करके 7 स्टाइल्स थी हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर की, जो कि मैंने इस चैप्टर में और इस सेशन में कवर नहीं किया है. उन्हें हम किसी और लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाला लेक्चर देखेंगे. सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर को लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इसके अलावा इस लेक्चर की PDF जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.